एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इजी टॉपिक है, अरे सुपर इजी टॉपिक है, ट्रस्ट मी। मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करोगे ना मजा आ जाएगा, ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बनने वाला है। सो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्लास में सीख लिया था कि हम कैसे एग्जैक्ट प्रूफ करते हैं। अगर हमारे पास mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x की इक्वल आ जाए तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। लास्ट क्लास में अच्छे से चीजें सीख ली कि ऐसी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये हमारे इक्वल हो जाए डेरिवेटिव्स, तो ये क्या बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि ये इक्वल आए, हर बार ऐसा नहीं होता। यही फॉर्म है मेरे पास, मैंने इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x, लेकिन ये तो इक्वल आए नहीं, फिर अब क्या करें। ये हमें पता है कि ऐसी फॉर्म हो, ये इक्वल आ जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये फॉर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, फिर क्या करेंगे। अरे कोई बात नहीं, इसने एग्जैक्ट नहीं बनने दिया, ये इक्वल होते तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती, पर इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी, कोई बात नहीं, इसको एक मेडिसिन देंगे। वो मेडिसिन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। एक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मेडिसिन देगी, ये मेडिसिन है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मेडिसिन मिली, ये हमारे एग्जैक्ट बन जाएगी। पहले एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे अगर एग्जैक्ट तो अच्छी बात है, ये किया इक्वल आए, एग्जैक्ट हुआ तो सोल्यूशन निकाल लो। ये हमने फर्स्ट क्लास में कर लिया, लास्ट क्लास में ये सीखा था ना कि ये फॉर्म है, ये इक्वल है, एग्जैक्ट है, सोल्यूशन निकालना सीख लिया था। लेकिन अगर ये फॉर्म है और ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है तो इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। कौन सी मेडिसिन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। जैसे ही इसके पास मेडिसिन पहुंचेगी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। आज यही हमारा टॉपिक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीखेंगे कि पहले चेक कर रहे हैं एग्जैक्ट नहीं है, उसको मेडिसिन देनी पड़ रही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देना पड़ रहा है। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इसके पास दवाई गई ये एग्जैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन समझेंगे, सारी चीजें करेंगे। पहले बताओ ओवरव्यू समझ आ गया कि आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, 3 क्वेश्चंस नहीं, आज करेंगे 2 क्वेश्चंस, टोटल 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन 2 क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलने वाली है, बस ध्यान से चीजें समझना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्वेश्चन मेरे साथ साथ सोल्व करना, पर पहले अच्छे से कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट अगर आराम से समझोगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक मेडिसिन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक मेडिसिन है। अब एक बात बताओ, हमें कफ हुआ है, अलग मेडिसिन, हमें पेट में दर्द हो रहा है, उसकी अलग मेडिसिन। जैसी जैसी सिचुएशन वैसी वैसी मेडिसिन, है ना। जैसी जैसी सिचुएशन वैसी वैसी मेडिसिन। ऐसे ही जैसी जैसी यहाँ सिचुएशन होगी वैसी वैसी उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, वैसे वैसे उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देने पड़ेंगे। यहाँ बच्चों को लगता है कब कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दें, बड़ा डिफिकल्ट है। अरे नहीं, सुपर डुपर इजी है, अभी देखना। अब जैसी हमारी यहाँ पे सिचुएशन होगी वैसा उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देंगे। कफ हो तो कफ की मेडिसिन लेते हैं, पेट दर्द हो तो पेट दर्द की। वैसी जैसे यहाँ सिचुएशन होगी वैसा ही उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर देंगे। टोटल 4 रूल्स सीखने वाले हैं। कितने रूल्स, 4 रूल्स। अगर ये 4 रूल्स अच्छे से समझ लिए आपको इनको मेडिसिन देनी आ जाएगी। मेडिसिन देते कैसे हैं, कैसे सारा सोल्यूशन निकालते हैं वो सीखेंगे
लेंगे, पर पहले मेडिसिन के बारे में जान लो, कैसे देनी है, सुबह कितनी देनी है, शाम को, वो सब हम सीख लेंगे क्वेश्चंस में, पर पहले मेडिसिन के बारे में जान लो कब कौन सी देनी है। अगर ये 4 रूल्स आपको आते हैं, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मेडिसिन देनी आ जाएगी। इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है। तो कब कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर देना है, 4 रूल्स आपको आने चाहिए। वो 4 रूल्स सीख लिए तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे पाओगे। फर्स्ट रूल, ध्यान से फर्स्ट रूल ये रब कर रही हूं। फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल है, मान लो आपका कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं मिली। मान लीजिए कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, चिल। अब क्या करें, मैं सोच रही हूं चलो इक्वल नहीं है, एक चीज ट्राई कर लेते हैं। मैं कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x करके देखूंगी। मतलब इसके प्यारे प्यारे से आंसर आ रहे हैं, इसका 2y, इसका -3y, इतने प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। मान लो इक्वल नहीं आए, प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। मैं क्या देखूंगी कि कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x करो और नीचे डिवाइड करो। यहाँ फर्स्ट m है ना, n से डिवाइड करो। ध्यान से समझना, सिर्फ स्क्रीन पे देखो, कुछ अभी नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ यहां पे देखो। अगर ये इक्वल नहीं आए, मेरा ध्यान कहां जा रहा है कि इनको माइनस करके देखती हूं। मैंने कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x किया, क्योंकि यहाँ m था ना पहला, तो नीचे n से डिवाइड किया। अगर यहाँ सिर्फ जो आंसर आ रहा है उसमें सिर्फ x है, फंक्शन ऑफ x ओनली, वो सिर्फ x का फंक्शन है, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है 1 2, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, y नहीं होना चाहिए, इसका आंसर y नहीं होना चाहिए। या तो फंक्शन ऑफ x ओनली, x -2 2x ऐसा आ रहा है, कांस्टेंट भी हो चलेगा, क्योंकि 1 भी आंसर आया, हम उससे फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। अगर 1 भी आंसर आया, इसको लिख सकते हैं ना 1 + 0 × x, तो वो भी फंक्शन ऑफ x ही काउंट होता है एक तरह से। तो अगर इनको डिवाइड करने से मेरे पास x वाला फंक्शन या कांस्टेंट भी आया, हम x का ही मानते हैं उसको, x वाला फंक्शन या कांस्टेंट आए, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू पावर जो यहाँ फंक्शन आ रहा होगा, e रेस टू पावर जो यहाँ फंक्शन आ रहा होगा। बहुत प्यार से, ध्यान से, सुपर इजी। हमारा ये इक्वल नहीं आया, मैं तो नहीं घबराऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी माइनस करके एक बार n से डिवाइड कर लो। अगर ये वाला फंक्शन x का हुआ या कांस्टेंट हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब उसकी दवाई क्या होगी, e रेस टू पावर fx dx, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ये हम रूल नंबर 1 कर रहे हैं, 4 रूल्स है ना, हम रूल नंबर क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, जिससे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में पता लगेगा। आगे चलते हैं। अगर मान लो उल्टा कर रहे हैं, अब मान लो कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y कर रहे हैं। मान लो इसको माइनस करके नहीं मिल रहा, उल्टा ट्राई करो, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y। अरे क्वेश्चन में ना इजीली पता चलता है, भी क्वेश्चन करेंगे समझ आएगा, बहुत इजीली पता लगता है। कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, यहाँ पे पहला n है ना, नीचे m आएगा, लर्न करने का वे है। यहाँ पे पहला n है ना, नीचे m आएगा। अगर ये फंक्शन ऑफ y ओनली आ रहा है, ध्यान से, अगर ये फंक्शन ऑफ y ओनली आ रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेस टू पावर fy dy, जो यहाँ फंक्शन आ रहा होगा ना यहाँ पे, वो इंटीग्रेटिंग के ऊपर e के ऊपर इंटीग्रल में चला जाएगा। जो यहाँ y का फंक्शन आ रहा होगा ना, वो e के ऊपर इंटीग्रल में चला जाएगा। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फंक्शन ऑफ y ओनली मतलब y वाली चीजें आनी चाहिए, 2y 3y 4y, या कांस्टेंट भी चलेगा, या कांस्टेंट भी चलेगा। कांस्टेंट हो ना, हम उसको लिख सकते हैं, मान लो 1 आया तो लिख सकते हैं 1 + 0 × y,
अगर 1 आया तो लिख सकते हैं 1 + 0 × y, या तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सो दिस इज द रूल नंबर 1, जिससे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लगेगा। काम कैसे करते हो अभी क्वेश्चन में समझेंगे, डोंट वरी, पर पहले यहाँ पे देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे ढूंढते हैं। अगर कर्ल m/कर्ल y माइनस कर्ल n/कर्ल x, ध्यान से समझना, अगर कर्ल m/कर्ल y माइनस कर्ल n/कर्ल x, ये m था नीचे n आया, ये सिंपल चल रहा है ना, हम पेपर में भी पहले कर्ल m/कर्ल y निकालते हैं, कर्ल n/कर्ल x, सिंपल चल रहा है, कोई ऑर्डर चेंज नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x ओनली है अगर, तो यहाँ पे e⁻fx का इंटीग्रल। उल्टा कर दो, अगर उल्टा करेंगे तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। सीधा ही चल रहा है, हम पेपर में कर्ल m/कर्ल y ही पहले निकालते हैं। लर्न करने का वे है कि अगर सीधा चल रहा है तो फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, उल्टा कर दिया, हम पहले कर्ल m/कर्ल y निकालते हैं ना हमेशा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी कर्ल m/कर्ल y पहले लिखा है, तो अगर सीधा चल रहा है तो फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, अगर उल्टा चल रहा है तो फंक्शन ऑफ y ओनली होना चाहिए। जो यहाँ हमारा फंक्शन आंसर आता है उसी का इंटीग्रल e के ऊपर होता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है। अगर ये m है तो यहाँ पे नीचे n से डिवाइड होगा, पहले में n आया है तो m से डिवाइड होगा, पहले में n आया है तो m से डिवाइड होगा। अब पॉज करके इसको नोट करो, नहीं नो स्क्रीनशॉट, नोट करना है, मेरे साथ साथ इस चैप्टर के नोट्स बनाते चलो, इजी लगेगा चैप्टर, सुपर इजी लगेगा। हाँ जी नोट कर लो, फर्स्ट रूल क्लियर है पक्का अच्छे से। चलो भाई अब हम डॉक्टर खेलते हैं और मेडिसिन देना शुरू करते हैं, ठीक है, देना साथ साथ, आप मुझे बताओगे ना कौन सी मेडिसिन देनी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। यहां मुझे एक चीज दिखी कि dx से पहले एक ब्रैकेट है xy में, dy से पहले एक ब्रैकेट है xy में, ये mdx ndy फॉर्म बन सकता है। dx से पहले एक ब्रैकेट xy में, dy से पहले एक ब्रैकेट xy में, ये mdx ndy फॉर्म हो सकता है। यहाँ सिर्फ सॉल्व लिखा है, नो एग्जैक्ट नथिंग, कुछ नहीं लिखा, तो ये mdx ndy फॉर्म हो सकता है। अब मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या दिखा मुझे, mdx प्लस ndy, लिख लेते हैं x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। फॉर्म क्या होती है, ये मिस्टेक मत करना ध्यान से, फॉर्म क्या होती है mdx प्लस ndy, फॉर्म क्या होती है एक्चुअल mdx प्लस ndy, यहाँ बीच में प्लस होता है, बना दो x² प्लस y² dx प्लस माइनस अंदर दे दो, इसको माइनस अंदर दे दो, 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। माइनस हम अंदर एडजस्ट कर देते हैं, मैंने माइनस अंदर दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, यहाँ माइनस ही आएगा, लेकिन मैं फॉर्म बना रही हूँ, मुझे बीच में प्लस चाहिए, माइनस हमेशा अंदर वाले के साथ एडजस्ट करो, माइनस 2xy, m की वैल्यू x² प्लस y², n की वैल्यू यहाँ पूरा लिखे, चलो पूरा लिख लेते हैं, कंपेयरिंग भी, जैसे हम लास्ट क्लास में सीखा था, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0। मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो ये वाला, मेरे साथ साथ, यहाँ पे हो गया m की वैल्यू x² प्लस y², n की वैल्यू माइनस 2xy, जैसे ही mn मिल जाए फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है, जैसे ही mn मिल जाए फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है। क्लियर है चीज, चले सेकंड स्टेप पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। स्टेप नंबर 2 पार्शियल डेरिवेटिव, कर्ल m बाय कर्ल y, मतलब y के रिस्पेक्टिव ही लेना है, मतलब y के रिस्पेक्टिव, x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, y के रिस्पेक्टिव लेना है, x को कांस्टेंट की तरह, तो ये क्या बनेगा, x का 0 दिस इज 2y, x का 0 दिस इज 2y। कर्ल n बाय कर्ल x लेते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y हो गया, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस 2y, ये कॉन्स्टेंट्स की तरह काम करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, ये कॉन्स्टेंट्स की तरह काम करेंगे, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे ध्यान से, ये x² अकेला था, कर्ल m बाय कर्ल y कर रहे थे ना, यहाँ पे x कांस्टेंट है, यहाँ क्या है x कांस्टेंट, ये अकेला कांस्टेंट था, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इसलिए इसका 0 इसका 2y। यहाँ पे कर्ल n बाय कर्ल x
y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये y कांस्टेंट है लेकिन इसके साथ x बैठा है ना, इसके साथ x बैठा है ना, इसका जीरो नहीं हो सकता। अगर अकेला कांस्टेंट हो तो जीरो होता है। ये कर्ल n बाय कर्ल x, y और 2 कांस्टेंट थे पर उसके साथ ही x बैठा है, जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हो ना वो साथ बैठा है, तो -2y बाहर कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। अब कर्ल m बाय कर्ल y नोट इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x, कर्ल m बाय कर्ल y नोट इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो यहाँ पे इसको नेमिंग मान दे दे, इसको नेमिंग मान दे रहे। सो इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बताओ यहां तक क्लियर है? तो हमने चेक किया mdx प्लस ndy पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, मतलब मेडिसिन देनी पड़ेगी ताकि ये एग्जैक्ट बन पाए, इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। सो स्टेप नंबर 3 में हम मेडिसिन ढूंढने निकलते हैं, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती, mdx प्लस ndy फॉर्म है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, हम उसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलेगा ध्यान से देखना। कर्ल m बाय कर्ल y क्या है? 2y। कर्ल n बाय कर्ल x क्या है? -2y। मेरे पास दो चीजें हैं चेक करने के लिए, कर्ल m बाय कर्ल y ध्यान से माइनस कर्ल n बाय कर्ल x बाय n, है ना। एक ये चीज है चेक करने के लिए, एक कर्ल m बाय उल्टा करके कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y अपॉन दैट इज m। ये दो चीजें चेक करने के लिए, दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? इसको पहले पुट करके चेक करना है या इसको पहले, है ना। इसको पुट करके चेक करो क्या ये x का फंक्शन आ रहा है कि नहीं, इसको पुट करके चेक करो क्या y का फंक्शन आ रहा है कि नहीं, यही चेक करना होता है ना। तो पुटिंग में टाइम लगेगा, वैसे टाइम तो नहीं लगता पर फिर भी आप चाहते हो मैम कौन बार बार 2 में पुट करेगा, पहले उसमें पुट करो, चेक करो, फिर इसमें पुट करो। एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, m में कितनी टर्म्स है? ध्यान से, m में कितनी टर्म्स है? 2। यह वाला देखो, m में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। n में कितनी टर्म्स है? 1 टर्म। ये 2 टर्म्स है ना, प्लस माइनस से अलग अलग हो रही है, इसमें एक ही टर्म है। जिसमें कम टर्म हो वो नीचे वाला उठाओ, मतलब मैं ये चेक करूंगी n में कम टर्म है, n डिनोमिनेटर में होगा जिस रूल में, मैं वो रूल चेक कर रही होंगी पहले, यहाँ टाइम सेव हो जाता है। अब इससे चेक करूं या इससे चेक करूं, ठीक है। अब इनमें चॉइस करनी थी, ये वाले मेथड पहले अप्लाई करके चेक करूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कि ये वाला मेथड चेक करूं। फिर देखो m में 2 टर्म्स हैं, n में 1 टर्म है, तो जिसके नीचे n आ रहा है उसमें पहले वैल्यू डाल के चेक कर लो, उसमें पहले वैल्यू डाल के चेक कर लो। इसकी हेल्प से शायद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए। कर्ल m बाय कर्ल y देखो कैसे, ध्यान से देखना। स्टेप 3 क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। पहले लिखते हैं कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x अपॉन n। इसकी वैल्यू डालो। कर्ल m बाय कर्ल y है कितना? दैट इज 2y। कर्ल n बाय कर्ल x कितना है? माइनस 2y अपॉन n कितना है? -2xy। कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x अपॉन n। ये क्या हो गया? 2y माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 2y अपॉन -2xy, दैट विल बी 4y अपॉन -2xy। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी, यहां रब कर दूं, चलो पहले यही लिख देती हूँ, दैट विल बी y से y कैंसिल, ये बन गया 2, दैट विल बी -2/x। इसका आंसर क्या आया? -2/x। क्या ये x का ही फंक्शन है? इसमें कोई y नहीं है ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। ये क्या है? फंक्शन ऑफ x ओनली। हमने कहा था इसको करके सिर्फ x का अगर फंक्शन आ जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। ये अभी हमारा स्टेप नंबर 3 ही चल रहा है जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं। इसने कंडीशन सेटिस्फाई करी ना कि इसका आंसर सिर्फ x का ही फंक्शन आ रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। इसको सोल्व करना इतना इजी, -2 बाहर 1/x dx
-2 बाहर 1/x dx e रेज टू पावर, यहाँ पे -2 1/x का क्या होता है log x, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x होता है। ये यहाँ पे जो भी log के आगे हो वो पावर में चला जाता है, जो भी log के आगे हो वो पावर में चला जाता है। छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली 1/x का इंटीग्रल जल्दी से बोलो क्या log x, और जो भी log के आगे हो पावर में चला जाता है। e से log कैंसल, क्या बनता है x की पावर -2 दैट इज 1/x²। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x²। यहाँ पे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पहले चेक करो क्या फंक्शन ऑफ x ओनली आ रहा है, यस इसमें सिर्फ x है, y है ही नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर समझ आ गया आपने जंग जीत ली, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। बताओ ये क्लियर है सब कुछ, जल्दी से बताओ क्लियर है, अच्छे से देख लो कोई दिक्कत नहीं। चले आगे नाउ, अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। कहाँ चलेंगे स्टेप नंबर 4 पे, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं स्टेप नंबर 4। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, पहले आप चेक करोगे एग्जैक्ट है कि नहीं, अगर एग्जैक्ट नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढोगे। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया एक बार, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इक्वेशन 1, जो आपकी mdx ndy वाली फॉर्म होती है ना, जो आप सुंदर सी बनाते हो, ये देखो ये रही इक्वेशन नंबर 1। आप mdx प्लस ndy वाली सुंदर सी फॉर्म बनाते हो ना, जिसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हो, आप उससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हो। इस इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। ये इक्वेशन है क्या, मैं ऊपर लिख रही हूँ, है क्या ये x² प्लस y² dx प्लस -2xy dy इज इक्वल टू 0। जब भी नेक्स्ट पेज पे आओ पहले क्रॉस चेक जरूर करो, चलिए भाई अब इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1/x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था हमारा 1/x²। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/x² बाय इक्वेशन 1। तो ये मेरा x² प्लस y² dx, इसके बाहर क्या लिखूंगी 1/x²। यहाँ पे क्या होगा प्लस -2xy 1/x²। मेडिसिन बनाई है, मेडिसिन देनी भी तो है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक मेडिसिन है जो एग्जैक्ट नहीं थी उसको बना सकती है। ये एग्जैक्ट नहीं थी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एग्जैक्ट बना सकती है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो मेडिसिन है। तो कैसे लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे लेता है वो मेडिसिन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब सुंदर सा बनाओ, 1/x² अंदर लेके जा रही हूँ, 1/y² प्लस x², ये dx, और यहाँ पे प्लस x² अंदर जा रहा है -2y/x dy इज इक्वल्स टू 0। मैं x² सबके नीचे लेगी, इसके नीचे लेगी 1 आ गया, y²/x², इसके नीचे लेगी एक x कैंसिल हो गया, ये बन गई। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये दवाई लेने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, दैट इज ये सेकेंड इक्वेशन है। अब चेक कर लो ये एग्जैक्ट है, चेक कर लो एग्जैक्ट है। नाउ यहाँ पे m क्या है, ध्यान से m क्या है 1 + y²/x², n क्या है -2y/x। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है अब ये एग्जैक्ट है, आप चेक कर लो। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दवाई मिल गई, अब ये एग्जैक्ट बन चुका है। कर्ल m बाय कर्ल y, कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं, क्या होगा, ये तो 1 ही है 0, इसका क्या आएगा 2y/x²। y के रिस्पेक्टिव होना है, x² कांस्टेंट है, सिर्फ y² का होगा 2y/x²। कर्ल n बाय कर्ल x, क्या करना है कर्ल n बाय कर्ल x, -2y कांस्टेंट बाहर, -2y कांस्टेंट बाहर। इसका मतलब क्या है x की पावर -1 ना, नीचे x होने का मतलब क्या है x की पावर -1 ना। क्या होता है पावर आगे एक पावर कम, डेरिवेटिव क्या होता है ये पावर आगे एक पावर कम। नीचे था x, मैं इसको लिख सकती हूँ ना x की पावर -1, वो -1 आगे लिखा, एक पावर क्या हुई कम। ऐसे डेरिवेटिव लेते हैं, पावर आगे आती है एक पावर कम होती है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, दैट विल बी 2y। x -2 मतलब x², ऊपर -2 है तो नीचे क्या हो जाएगा +2, ऊपर -2 पावर है तो नीचे क्या हो जाएगी +2 पावर, 2y/x²।
2y upon x square. Now curl m by curl y is equals to curl n by curl x. This implies equation number 2 is exact differential equation. इसने क्या कह दिया कि equation 2 क्या है? exact differential equation. एक बार आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे दिया और उसके बाद आपका ये एग्जैक्ट बन गई, मतलब आपने इसको सही दवाई दी है, सही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देने के बाद ये सेम ही आने चाहिए। यहां चेक हो गया कि हमारा 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल सही था। एक बार एग्जैक्ट बन गई फिर तो सोल्यूशन। स्टेप नंबर 5 लास्ट, अब हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन सेम जो कल सीखा था, दैट इज mdx plus ndy. mdx plus ndy is equals to c. कंडीशन m में y कांस्टेंट होना चाहिए, कंडीशन m में y कांस्टेंट होना चाहिए। नोट टर्म्स नोट कंटेनिंग x, वो टर्म्स होनी चाहिए जिनके पास x ना हो, वो टर्म्स होनी चाहिए जिनके पास x ना हो। अब m और n उठाने कौन से हैं? जो नई वाली हमारी बनी एग्जैक्ट, ये वाले mn, पुराने वाले mn नहीं उठाने, ये वाले mn नहीं उठाने, नहीं, इससे तो एग्जैक्ट बना ही नहीं था। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की दवाई दे दी उसके बाद जो mn है वो वहां पुट होने सोल्यूशन में, पुराने वाले mn नहीं। इन्हीं के कारण तो सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, यही तो एग्जैक्ट बना रहे हैं, इन्हीं को सोल्यूशन में पुट करना है। m की वैल्यू डालते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? dx। y क्या है? कांस्टेंट है, y का है कांस्टेंट है। n में कोई टर्म है जिसमें x हो? x ना हो। n में कोई टर्म है, एक ही टर्म है उसमें x है, इसको लिख नहीं सकते। n की वो टर्म लिखनी है जिसमें x ना हो, इसमें एक ही टर्म है और उसमें x है, मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा। 0 dy इज इक्वल्स टू c, 0 dy इज इक्वल्स टू c। यहाँ n में ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जिसमें x ना हो, ये x वाली टर्म है, कोई x के बिना वाली टर्म है ही नहीं, तो 0। x आ रहा है नहीं लिख सकते, कुछ है ही नहीं n में x के बिना, तो 0 आ गया, ये हमारा 0 ही हो गया, इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल x, y स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर को लिख सकते हो x की पावर -2, इस x स्क्वायर को लिख सकते हो ना x की पावर -2। इंटीग्रल करते हैं, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर। ये y स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह आ गया, ये y स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह आ गया। इंटीग्रल किसका करना है? 1/x स्क्वायर का। ये y स्क्वायर कांस्टेंट की तरह आ गया, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर का। x स्क्वायर को लिख सकते हो ना x की पावर -2, ऊपर पावर जाके ना इजी होता है काम करना। x की पावर -2 का इंटीग्रल 1 से पावर बढ़ा दो, इंक्रीज दी पावर बाय 1, और जो नई पावर का आंसर होता है वो नीचे लिखते हैं। -2 + 1 -1 होता है, वो नीचे लिख दिया। ये तो 0 ही रहा, इज इक्वल्स टू c, वो तो 0 ही रहा, इज इक्वल्स टू c। सो फाइनल आंसर जो हमारा आया है x प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा? y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू c। ये जो मेरे पास -2 + 1 -1 बनता, x की पावर -1 बनता, वो x की पावर -1 में नीचे ले आई, x की पावर -1 ऊपर था ना, मैं नीचे ले आई, 1/x हो गया। नीचे आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी ना पावर, वो x की पावर 1 ही बन गया। तो ये क्या बना ध्यान से? ये x, ये y स्क्वायर बाय x, ये नीचे -1 था, ये प्लस प्लस माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू c। आप चाहो एलसीएम ले सकते हो, बहुत प्यारा सा आंसर बनेगा इसका, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। बहुत प्यारा आंसर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी x, ये इसका आंसर है। That's it। एग्जैक्ट मिलती है बहुत अच्छी बात है, गो फॉर सोल्यूशन। नहीं मिलती तो अपना रूल लगा के चेक कर लो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल रहा है कि नहीं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चले आगे एक बार समराइज करते हैं। हमें mdx प्लस ndy मिला था, राइट? फिर हमने चेक किया वो डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या नहीं, नहीं थी एग्जैक्ट, कोई बात नहीं, रूल चेक कर लिया। मैंने नीचे n वाला चूज किया, दो है ना, एक के नीचे m है, एक के नीचे n।
जिसमें कम टर्म्स हो, इसमें 2 टर्म्स थी, इसमें 1 टर्म, मैंने 1 टर्म वाला उठाया कि n वाला उठा लिया ताकि शायद इजी हो जाए सब। तो -2/x फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, वो था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलते ही आपने डिफरेंशियल इक्वेशन से उसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपकी सुंदर सी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट्स में भी डाला, वहां से mn निकाले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो mn है आप देखना उसके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होंगे। कर्ल m बाय कर्ल y अब कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल आएगा ही आएगा। अगर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ठीक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो mn आएंगे उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल होंगे ही होंगे। और जैसे एक बार पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हुए, ये एग्जैक्ट बना, तो सोल्यूशन निकालो, तो सोल्यूशन निकालो, दैट्स इट। क्लियर है चीज? आराम से क्वेश्चन कर लो, चीजें देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप मेरे से पहले सोल्व कर पाओगे सच में। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है अभी भी, डोंट वरी, यहाँ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अच्छे से समझ आया तो अपने आप कर लोगे, कोई डाउट हुआ भी यहाँ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सोल्व करना है, कहीं एग्जैक्ट का नाम नहीं है, ठीक है। मुझे दिख रहा है dx से पहले एक ब्रैकेट जिसमें xy वाले फंक्शन है, dy से पहले एक ब्रैकेट जिसमें xy वाले फंक्शन है, dx से पहले एक xy फंक्शन, dy से पहले xy फंक्शन। इसका मतलब mdx प्लस ndy से कुछ तो लेना देना है। dx से पहले xy वाली ब्रैकेट हो, dy से पहली हो, तो वो mdx प्लस ndy ही हो सकता है। चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नोट करते हैं। 3x² y4 प्लस 2xy dx स्टैंडर्ड फॉर्म है, बीच में प्लस है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, mn निकालना। तो प्रॉपर लिख रहे हैं, कंपेयरिंग विद, कि पूरा हम लिखेंगे। कंपेयर किसके साथ करना है, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0 के साथ। m की वैल्यू क्या है, 3x² y4 प्लस 2xy। n की वैल्यू क्या है, 2x, दैट इज क्यूब y³ माइनस x²। स्टेप नंबर 1 हो गया। दिस इज अ स्टेप नंबर 1। जैसे ही mn मिलते हैं स्टेप नंबर 1 हो जाता है। मूविंग टू स्टेप नंबर 2। किस पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, आप जल्दी से बताओ। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। कर्ल m बाय कर्ल y के रिस्पेक्टिव करते हैं। 3x² कांस्टेंट है ना, y4, ये 4 आगे आएगा और y³ 4 आगे आएगा, y³ पावर आगे आती है, एक पावर कम होती है। 12x² y³, 12x² y³। कर्ल n बाय कर्ल x, कर्ल n बाय कर्ल x क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 2y³ तो क्या है, कांस्टेंट। किसके रिस्पेक्टिव कर रही हूँ, x के रिस्पेक्टिव, तो 2y³ क्या हुआ, कांस्टेंट। x³ का क्या आएगा, 3x²। x³ का क्या होगा, 3x² माइनस 2x, माइनस 2x। ठीक है, इसमें टर्म भूल गए क्या, विद रिस्पेक्ट टू y करना था ना, यहाँ पे 2x भी तो आएगा कि एक्स्ट्रा, विद रिस्पेक्ट टू y करना था ना, ये टर्म का तो भूल गए। 2x क्या था, कांस्टेंट, y का क्या आएगा, 1। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्टिव कर रहे थे, y के रिस्पेक्टिव कर रहे थे, तो ये टर्म का भूल गए थे, अभी कर रही हूँ। 2x कांस्टेंट एज इट इज, y का डेरिवेटिव 1। ये मेरा कर्ल m बाय कर्ल y, ये मेरा कर्ल n बाय कर्ल x। 6y³ x² माइनस 2x, 6y³ x² माइनस 2x। ये मेरे पास कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब तो इतनी बार हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ले चुके हैं, हमें क्लैरिटी है अब कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। पर फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, या तो मैं आंसर कर रही होंगी या आपका ही कोई फ्रेंड, कोई जो ये क्लास देख रहा होगा आपके साथ चीजें डिस्कस कर लेगा। ठीक है, तो अपने डाउट्स पूछने से ही क्लियर होते हैं, अंदर रखने से नहीं। ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखो, ये तो इक्वल नहीं है, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब
डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थी ना हमारे फर्स्ट इक्वेशन, mdx प्लस ndy, यही प्रॉपर फॉर्म थी ना हमारी। इसी से कंपेयरिंग से पहले वाली फॉर्म प्रॉपर होती है, कंपेयरिंग से ऊपर वाली फॉर्म प्रॉपर होती है। प्रॉपर देखो बीच में प्लस है, mdx ndy है, इसी को 1 नेमिंग देते हैं। तो ये इक्वल नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये क्या कहेगा, दैट इक्वेशन नंबर 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिर अब क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तलाश में। एग्जैक्ट नहीं है कोई बात नहीं, मेडिसिन ले लेंगे। एग्जैक्ट नहीं है ना, मेडिसिन ले लेंगे। स्टेप नंबर 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तलाश में। 2 ऑप्शंस देखो ध्यान से, मेरे पास अभी ये वाले डेरिवेटिव्स आए हैं, मेरे पास ये डेरिवेटिव्स आए हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, कर्ल m बाय, ध्यान से देखो, ये जो आपके डेरिवेटिव्स आए हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। टर्म्स देख रहे हो सेम सेम सी हैं। हाँ, इसमें 6 है, इसमें 12 है, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये 2x एक्स एक्स सेम। मेरी बात समझ आ रही है, मतलब इनको प्लस माइनस करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढा जा सकता है, क्योंकि ये जो पावर्स हैं दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। देखो आपने बहुत सारे रूल सीखने हैं आगे, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सब सीखोगे, तो हर रूल कब कौन सा अप्लाई होना है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मुझे पावर्स दोनों में सेम दिख रही है, जो डेरिवेटिव्स में पावर है ना, दोनों में सेम सेम, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। मतलब इसमें माइनस वाला रूल लगा सकती हूँ, जहां पे ये माइनस होते हैं। कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x बाय n, ये भी लग सकता है और इसमें ये भी लग सकता है, इसमें ये या ये, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अगर ये लगा रहे हैं तो फंक्शन ऑफ x ओनली आना चाहिए, अगर ये लगा रहे हैं तो फंक्शन ऑफ y ओनली आना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। अगर ये लगाएंगे तो x का फंक्शन आना चाहिए आंसर, अगर ये लगाएंगे तो y का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक तो है मैम क्या सोचेंगे, मैं दोनों अप्लाई करके देख लेता हूँ। ठीक है, वो तो है ही है चॉइस, वो तो आपके पास है ही है चॉइस। फटाफट से पेंसिल से अप्लाई करके देख लिया कौन सा लग रहा है, क्या इसको सोल्व करके x का फंक्शन आ रहा है या इसको सोल्व करके y का फंक्शन आ रहा है, आप देख सकते हो। पर थोड़ा सा ना एक छोटी छोटी चीजें आपके काम आ जाती है, जैसे मैंने बोला जिसमें कम टर्म्स है वो ले लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में n में कम टर्म्स थी तो हमने ये उठा लिया, m और n में से जिसमें कम टर्म्स होती है, जैसे n में अगर कम टर्म्स है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो, m में कम टर्म्स है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लो। ठीक है, पर यहाँ पे देखो m में कितनी टर्म्स है, 1 और 2, n में कितनी टर्म्स है, 2, इसमें भी 2 टर्म्स, इसमें भी 2 टर्म्स, ये तो गड़बड़ होगी। अब किसको नीचे ले, अगर जिसमें कम टर्म्स होती थी वो वाला फॉर्मूला उठा लेते थे। अगर m में कम टर्म्स है तो नीचे m वाला फॉर्मूला उठा लेते थे, अगर n में कम टर्म्स है तो ये वाला फॉर्मूला उठा लेते थे। पर यहाँ पे दोनों में सेम है तो फटाफट से हम दोनों में डाल के वैल्यूज देख लेते हैं। अगर इसके डालने से x ओनली आया तो इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, अगर इसके डालने पे y ओनली फंक्शन आया तो इसके दैट इज अकॉर्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। डोंट वरी, मैं अभी आराम से एक स्टेप बताती हूँ, हम दोनों में पुट करके देखते हैं किससे अकॉर्डिंग वैल्यूज आते हैं और टाइम नहीं लगता। देखो फटाफट से, पहला क्या है, कर्ल m बाय कर्ल y, मेरे से पहले करो कर्ल n बाय कर्ल x अपॉन n। कर्ल m बाय कर्ल y कितना है, दैट इज 12x स्क्वायर y क्यूब प्लस 2x माइनस कर्ल n बाय कर्ल x, ये माइनस हो रहा है, सबके साइन चेंज होंगे, 6y क्यूब x स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस हो रहा है ना पूरा, तो सबके साइन चेंज होंगे। नीचे क्या आएगा, n, ध्यान से पुटिंग करनी है, ये रहा n, दैट विल बी 2x क्यूब y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 12x क्यूब y क्यूब माइनस 6, दैट विल बी 6x क्यूब द एक्स स्क्वायर y क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4x अपॉन, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन आ गया, 2y क्यूब माइनस 1। मुझे कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिख रहा, इसका मतलब इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आएगा। ये तब आता अगर ये फंक्शन ऑफ x ओनली होता, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे आता जब फंक्शन ऑफ x ओनली होता। यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहा, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकलेगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, कर्ल m बाय, दैट इज कौन सा दूसरा मेथड है, कर्ल n बाय कर्ल x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y अपॉन m। वैल्यू डालो, कर्ल n बाय कर्ल x की क्या है, ये रही वैल्यू 6y क्यूब x स्क्वायर
-2x माइनस कर्ल m बाय कर्ल y, सबके साइन चेंज होंगे, -12x² y³ -2x, नीचे क्या आएगा m, m है क्या, दैट इज 3x² y⁴ प्लस 2xy प्लस 2xy, यहां से चांसेस है वैल्यू आने के, ध्यान से देखो क्या करेंगे, 6y³ x² 12y³ x², दैट विल बी कितना आएगा, -6x² y³ -6x² y³, 6 - 12, ये -2x कितना होगा, -4x, -2x 2x कितना होगा, -4x, मैं इसको रब कर रही हूँ, ये हमने चेक कर लिया एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, चलो भाई इसको रब करते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 3 चल रहा है अभी, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ रहे हैं। नीचे क्या बनेगा, ये एग्जैक्ट लिख रही हूँ, -6x² y³ -4x, नीचे क्या लिखा है, 3x² y⁴ और साथ में क्या लिखा है, प्लस 2xy, नीचे से कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दो, क्या निकलेगा, ऊपर वाला भी निकाल लो, ऊपर से निकलेगा 2x कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से -2x, यहाँ बचेगा 3xy³ प्लस 2, मैंने यहाँ से -2 कॉमन निकाला और x भी, देखो 4 और 6 2 के टेबल पे जाते थे इसलिए 2 कॉमन निकाला, दोनों में x है माइनस है, बाहर निकाल लिया, नीचे से देखो xy बाहर आएगा, xy क्या बचेगा, 3xy³ प्लस 2, यहाँ देखो xy है, छोटी पावर हमेशा कॉमन आती है, हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, इसमें भी x है इसमें भी x है, छोटी पावर बाहर निकालो x⁴ 1, इसमें भी y है इसमें भी y है, छोटी पावर बाहर निकालो y⁴ 1, ये x रह गया, ये y³ रह गया प्लस 2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, -2/y, दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e⁻⁻²/dy। एक बार ये देखो, ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि इसमें फंक्शन ऑफ y मिलना चाहिए, इसमें फंक्शन ऑफ x मिलना चाहिए, कर्ल m बाय कर्ल y माइनस कर्ल n बाय कर्ल x में फंक्शन ऑफ x ओनली, इसमें क्या मिलना चाहिए, फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y ही मिल रहा है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, -2 बाहर, दिस इज log y, ये log पावर में जाएगा y -2, जो log के आगे है पावर में जाएगा, ई log कभी भी साथ नहीं रहते, 1/y², ई log साथ नहीं रहे मतलब y -2 बच गया, ई लोग साथ नहीं रह सकते, सिर्फ y⁻² बच गया, मतलब 1/y², दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सामने सामने दिख रहा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स किसमें कम है, नहीं तो जैसे दोनों में 2-2 टर्म्स थी, m में भी 2 टर्म्स n में भी 2 टर्म्स, फटाफट से एक बार चेक कर लो, टाइम नहीं लगता, जैसे ही दूसरा चेक किया हमें पता लग गया ये तो फंक्शन ऑफ y ओनली मिल गया, तो ये हमारा क्या है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, e⁻, इसका इंटीग्रल करके, एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, अब काम हो जाएगा। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक फटाफट से नोट डाउन कर लो, स्टेप नंबर 3 यहां से शुरू हो रहा है, ये चल रहा है, और यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये सारा स्टेप नंबर 3 है, यहां से आया और फिर ये मैं रब करने वाली हूँ, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा रह गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, दैट इज 1/y²। इक्वेशन नंबर 1 से इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ये वाली थी ना, तो इस इक्वेशन से अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 4 में यही किया जाता है, 1/y² इंटू 3x² y4 प्लस 2xy dx। मेरे से पहले बताओ क्या आ रही है इक्वेशन, बना के देखो क्या आ रही है इक्वेशन मल्टीप्लाई करके, y³ माइनस x² dy 1/y² इज इक्वल्स टू 0। आगे देखो, अब y² अंदर ले जाते हैं, 3x², एक y² कैंसिल, y² बचेगा, इसके नीचे y² जाएगा, एक y² से y² कैंसिल, प्लस 2x, एक y² कैंसिल, नीचे y आएगा, यहाँ क्या बनेगा, दैट इज dx, प्लस यहाँ पे y² अंदर जाएगा, 2x³ अपॉन दैट इज ऊपर y आएगा, y² है ना यहाँ पे, 2x³ अपॉन दैट इज यहाँ पे y, और ये माइनस x² y² dy इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज क्लियर है।
है। चलें आगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। जो नई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, अब आप चेक करके दिखाओगे ये एग्जैक्ट है। m की वैल्यू क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x बाय y। n की वैल्यू क्या है, दैट इज 2x क्यूब y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब आप चेक कर लो, कर्ल m बाय कर्ल y करोगे क्या आएगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर कांस्टेंट, 2 आगे और ये y बन जाएगा। यहाँ पे y है माइनस 2x अपॉन y स्क्वायर। देखो 2x तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव देखो ध्यान से, ये 2x तो कांस्टेंट है, y को कैसे ट्रीट करेंगे, y की पावर -1 की तरह। इस 1 बाय y को कैसे ट्रीट करेंगे, y की पावर -1 की तरह। तो जब डेरिवेटिव लेंगे -1 आगे आया, एक पावर कम होगी, -1 आ गया, एक पावर क्या होगी, कम। -1 कितना हुआ, -2, वो नीचे आके +2 बन गई पावर। ध्यान से आराम से कर्ल m बाय कर्ल y कर रहे हैं y के रिस्पेक्टिव, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। नीचे पावर के साथ खेलना मुश्किल है, उसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा, y की पावर -1। अब डेरिवेटिव करो, पावर आगे एक पावर कम, -2 पावर नीचे आके y स्क्वायर बन जाएगी। अभी हमारे पास क्या बना, दैट इज 6x स्क्वायर y माइनस 2x बाय y स्क्वायर। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x निकालेंगे। अब 6x स्क्वायर y माइनस 2x अपॉन y स्क्वायर, ये कांस्टेंट, पावर आगे एक पावर कम, ये भी कांस्टेंट, ये 2 आगे एक पावर कम। अब देखो कर्ल m बाय कर्ल y क्या कर्ल n बाय कर्ल x के इक्वल है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन बनी ना, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें एग्जैक्ट मिल गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने ठीक निकाला, कोई गड़बड़ नहीं की। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन एग्जैक्ट है ना, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक ठीक क्वेश्चन किया हमने। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसे ही एग्जैक्ट मिलती है, जैसे ही क्या मिल जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, फटाफट से निकाल दो सोल्यूशन। स्टेप नंबर 5 दैट इज सोल्यूशन लास्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसीलिए तो निकाला जाता है कि एग्जैक्ट बन जाए। ये एग्जैक्ट मिल गई हमें ये वाली इक्वेशन, तो जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको एग्जैक्ट शो भी कर दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ रहे हैं, तो हम स्टेप नंबर 5 पे जा सकते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। ये वाली एग्जैक्ट है ना, तो इसके mn यूज करेंगे सॉल्यूशन में। जोन सी एग्जैक्ट होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके mn यूज करते हैं, तो ये वाले mn यूज होंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज mdx प्लस n, यहाँ पे ब्रैकेट dy इज इक्वल्स टू c। इन इंटीग्रेशन पे कंडीशन होती है कि y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे n नोट कंटेनिंग x, वो वाली टर्म उठाएंगे जिसमें x ना हो, वो वाली टर्म उठाएंगे जिसमें x ना हो। m नोट कर दे पूरा। m की वैल्यू क्या है, ध्यान से, ये रही m की वैल्यू, तो यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x बाय y, या फिर आप ऐसे लिख दो, चलो ऐसे लिख देते हैं, दैट इज dx। मैं क्या कह रही थी कि y ऊपर करके लिख देते हैं, पर क्यों लिखना, यहाँ तो y कांस्टेंट ही है ना, तो मैंने जैसा m था वैसे ही लिख दिया। y को ऊपर y की पावर -1 करके नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होना है, हमें y का कुछ भी नहीं करना। n की वो टर्म उठाओ जिसमें x ना हो, इसमें भी x है, ये टर्म नहीं उठा सकते, इसमें भी x है, ये टर्म नहीं उठा सकते, तो यहाँ पे 0 dy इज इक्वल्स टू c। क्लियर है, चीज समझ आया, सिंपल m पुट किया एंड यहाँ पे n में कोई टर्म नहीं थी कि जिसमें x ना हो। n में देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, कोई टर्म नहीं उठा सकते, 0 dy इज इक्वल्स टू c। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है y को कांस्टेंट रखते हुए, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट पेज पे चले, मैंने ये लास्ट वाला इंटीग्रल नेक्स्ट पेज पे नोट कर लिया, जो हमारे पास लास्ट है ना, बिल्कुल ये वाला वैल्यूज डालने के बाद मैंने नेक्स्ट पेज पे ये नोट कर लिया। 0 का तो 0 ही होगा, ये तो खत्म ही हो गया, 0 का इंटीग्रल खत्म, 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये बचा और मेरे पास सिर्फ ये, वही मैंने नोट किया, दिस इज इक्वल्स टू c। सुपर इजी इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना। y क्या है, कांस्टेंट, तो 3y तो एज इट इज रहेगा,
कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 3y एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, ये कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब 2 और y क्या है, कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे, 2 बाई वाई क्या है, कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन होगी इनटू x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c। सुपर इजी। अब क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल, x क्यूब y प्लस 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल्स टू c। या फिर आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, दिस इज द फाइनल आंसर, नहीं तो y का आप एलसीएम भी ले सकते हो, पर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार आपको ये वाली क्लास का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सारी क्लासेस ऐसी ही आने वाली, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स चेंज करते जाएंगे हम कि कहाँ पे कौन सा लगना है। स्टेप नंबर 1 mn निकालेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप्स अगर माइंड में आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 है क्या कि आपने सबसे पहले mn निकालने हैं, ये हमेशा स्टेप नंबर 1 रहता है। सेकेंड स्टेप में आप चेक करते हो कि ये इक्वल है कि नहीं है, ये इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आप सोल्यूशन की तरफ चले जाओ, अगर ये इक्वल है तो स्टेप नंबर 3 में सोल्यूशन की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर इक्वल नहीं है तो स्टेप नंबर 3 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई करो अपनी इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी होती है, जब आप mdx प्लस ndy फॉर्म बनाते हो ना, सुंदर सी इक्वेशन बनाते हो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, जब आप mn नोट करने लगते हो उससे पहले आप सुंदर से क्वेश्चन की फॉर्म बनाते हो mdx प्लस ndy में, तभी उसमें से mn निकाल पाते हो। ये वो फर्स्ट इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है स्टेप नंबर 4 में। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, एक सुंदर सी इक्वेशन बन गई, आप ये शो भी करते हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन चुकी है। बात समझ आई, बहुत सिंपल सी चीजें, अगर ये टिप्स पे होगा चैप्टर सुपर इजी लगेगा। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, एक सुंदर सा सॉल्व करके जो कैंसिल हो रहा है करके बना लिया, आप शो करते हो कि वो एग्जैक्ट है, कर्ल m बाय कर्ल y कर्ल n बाय कर्ल x को दिखा के। जैसे ही एग्जैक्ट शो करते हो, स्टेप नंबर 5 पे सोल्यूशन निकाल लेते हो। स्टेप नंबर 5 पे सोल्यूशन निकालने का एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में हम कर रहे हैं, दैट इज mdx प्लस ndy। यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि y क्या रहेगा, कांस्टेंट, और यहाँ पे टर्म्स नोट कंटेनिंग x, वो वाली टर्म्स उठानी है जिसमें x ना हो। इसी के साथ फर्स्ट रूल खत्म होता है। आज हमने रूल नंबर 1 किया है, हर एक क्लास में फिर रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 करेंगे। सुपर इजी लगने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें। अगर आपने 3 से 4 क्लासेस देख ली, आपको कभी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से डर नहीं लगेगा, आपको ये चैप्टर सुपर डुपर इजी लगने वाला है। बाकी पार्ट्स के लिए रूल नंबर 2 के लिए कहीं नहीं जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से आप रूल नंबर 2 में जा सकते हो, आप इजिली नेक्स्ट पार्ट देख सकते हो। तो मेरे साथ साथ अगर क्वेश्चंस करोगे ना, ये चैप्टर लिटरली आपको स्कोरिंग लगेगा, बहुत अच्छे से पेपर में क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक दिस क्लास, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।